सीरिया में लोगों के बीच जश्न का माहौल, तस्वीरें सामने आई हैं। जश्न मनाती नजर आई लोगों की भीड़, दमिश्क की ओर कूच कर रही हजारों की भीड़ और साथ ही जश्न मनाती ये भीड़ नजर आ रही है। 5 दशक बाद असद परिवार का यहां से एक तरीके से देखें तो खात्मा हुआ है यहां की सत्ता से, और उसके बाद सीरिया की सड़कों पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो सीरिया से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। सीरिया में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरों में दिखी लोगों की भारी भीड़, राजधानी दमिश्क पहुंच रहे हैं भारी संख्या में लोग। और विद्रोहियों के सीरिया पर कब्जा करने के बाद आम लोगों में भी जश्न का माहौल नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार से आम लोग कितना तंग आ चुके थे, बशर अल असद सरकार की नीतियों से किस कदर त्रस्त थे। तो जिस तरह के हालात है सीरिया में, साफ पता चल रहा है कि एक तरफ तो सत्ता जो है 5 दशक की वो गई है, दूसरी तरफ लगातार लोग दमिश्क की तरफ मूव कर रहे हैं। वहीं सीरिया के अलग अलग हिस्सों में जो विद्रोही गुट हैं वो अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर उनका सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। तो पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस में शरण ली है, यह भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बशर अल असद रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हैं। असद के मॉस्को में होने की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी टास की यह खबर है, उसने यह खबर दी है कि बशर अपने परिवार के साथ रूस में है। तो देखिए असद कहां हैं, उनका प्लेन अचानक रडार से गायब कैसे हो गया। कल इसे लेकर तमाम तरह की खबरें, अफवाहें फैलती रहीं, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि बशर अल असद पहुंच गए हैं रूस की राजधानी मॉस्को। असद के परिवार को भी रूस ने ही शरण दी है। पूरे परिवार के साथ बशर अल असद मॉस्को में ही मौजूद हैं, परिवार के साथ मॉस्को में हैं बशर अल असद। ये अब क्लियर हो चुका है। वहां से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इस खबर की तस्दीक कर रही हैं। तो असद का नया ठिकाना है मॉस्को। जी हां, बड़ी जानकारी क्या है, दमिश्क से भागकर मॉस्को पहुंचे असद, पूरे परिवार के साथ मॉस्को में शरण ली है। असद के साथ पत्नी भी मौजूद है। दमिश्क पर कब्जे से पहले भागे थे असद। जी हां, अमेरिका इजराइल ने भी इस खबर पर मोहर लगाई है। पहले विमान के गायब होने की खबर आई थी, अचानक रडार से अदृश्य हो गया था उनका कार्गो प्लेन, रशियन कार्गो प्लेन, जिससे उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा। मॉस्को ही क्यों, अब यह सवाल उठता है। असद को पुतिन पर सबसे ज्यादा भरोसा है और असद के लिए इस वक्त अगर सबसे सुरक्षित देश कोई है तो वो है रूस। ईरान से भी सुरक्षित जगह इस वक्त उनके लिए रशिया है, मॉस्को है। विद्रोहियों के खिलाफ जंग में पुतिन का लंबा साथ भी हासिल हुआ है बशर अल असद को, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का बहुत बड़ा पैनल मौजूद है टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा एयर मार्शल राजेश कुमार आज हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित चौधरी और मनीष झा हमारे दो सहयोगी जो लगातार पल पल की अपडेट से आपको सीरिया की वाकिफ करा रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे, क्योंकि कल दिन भर यह सवाल ही बना रहा कि बशर अल असद गए तो गए कहां। उनका कार्गो प्लेन अचानक से रडार से गायब होता है और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं था। कुछ लोग तो यह कहने लगे कि उनके विमान को शॉट डाउन कर दिया गया, लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि वो रशिया में है, मॉस्को में है। वहां से इसकी कोई पुष्टि हुई है क्या? रूस बशर अल असद की मॉस्को में मौजूदगी को लेकर क्या कह रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो प्रेसिडेंट पुतिन या रूस ने असद को सत्ता में बनाए रखने के लिए जितनी हरसंभव मदद की जा सकती थी वो की। जब उन्हें लगा कि अब असद और उनके परिवार की सुरक्षा के खातिर उन्हें बाहर निकालना ही जरूरी है, तो फिर उन्हें बाहर निकाला गया और इस तरह का एक इवैक्यूएशन प्लान के तहत उन्हें मॉस्को लाया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर, यानी कि असद के पहुंचने के बाद क्रेमलिन में पुतिन से या किसी और से उनकी कोई मुलाकात की तस्वीर नहीं आई है, लेकिन असद अभी मॉस्को में ही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है
कि आज की तारीख में पहले बांग्लादेश और अब सीरिया, इसने एक संदेश ये दिया है कि किसी भी देश में प्रधानमंत्री कौन होगा, राष्ट्रपति कौन होगा, ये तय कोई और नहीं बल्कि अमेरिका करेगा। अगर अमेरिका को उसकी शक्ल पसंद है तो ठीक है, नहीं तो पहले वो तानाशाह घोषित होंगे और फिर उनके यहाँ इस तरह की कवायद होगी जिसमें उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ेगी। वरना समझिए कई दशकों से तो सऊदी अरब और यूएई में भी शासन चल रहा है, लेकिन वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ है जहाँ कोई भी जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वो अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में पुतिन ने 2011 के बाद से ही प्रेसिडेंट असद की मदद की थी, और इस बार भी जब विद्रोहियों ने दमिश्क की ओर कूच किया तो कोशिश भी की, लेकिन जब रूस ने देखा कि अब संभव नहीं है असद को कुर्सी पर बनाए रखना, तो फिर असद को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। बिल्कुल, लेकिन अभी तो सिचुएशन यही है कि असद ने शरण ले रखी है रूस में, और इस बीच सीरिया में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। संजय सोई सर, सवाल यहां पर यही है कि आगे क्या होने वाला है? क्या सीरिया का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है? क्योंकि बहुत सारे गुट, बहुत सारी तंजीमें वहां पर मौजूद हैं, और इसके अलावा जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले पावर्स हैं उनका बहुत बड़ा दखल है, चाहे इजरायल हो चाहे अमेरिका हो, और असद तो आप देख ही रहे हैं कि रूस में है, सीरिया में है भी नहीं। नहीं, बिल्कुल ये बात जग जाहिर है कि सीरिया में कोई एक ग्रुप ने एडवांस नहीं किया है। यहाँ पे एक तरफ चाहे वो एसटीएस हो जो टर्की के द्वारा सपोर्टेड है, जो कर्डिश ग्रुप है, आईएसआईएस है, इसके अलावा सीरियन नेशनल आर्मी जो उनके ब्रेक अवे ग्रुप्स थे वो है, साथ साथ हिजबुल्लाह के ग्रुप्स हैं। ये सब देखते हुए अलग अलग किस्म के जो ग्रुप्स हैं आज वहाँ पर बटे हुए, तो क्या ये मिलकर एक इकट्ठे सरकार बना पाएंगे, या सीरिया में कई अलग अलग इकट्ठे इंटरेस्ट एरिया जहाँ जहाँ उनका कब्जा है वो सब अपने अपने इलाकों पर कब्जा करके बैठे रहेंगे? क्योंकि अभी भी हमने देखा है नदन इलाके में कर्डिश और टर्की का इलाका में काफ़ी जोर था, वहाँ पर कई जगह पर आईएसआईएस है। तो ये सब देखते हुए इस समय में क्या वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी जो आज तक कहते थे कि बशर असद के राज्य में काफ़ी अत्याचार होते थे, गरीबी थी, ये सब मिलकर क्या एक प्रभावी सरकार चला पाएंगे, या वहाँ पर जो ग्लोबल इंटरेस्ट है उनके गेम चलेंगे, अमेरिका, रशिया, ईरान उनके, या मिडिल ईस्ट के अब सुन्नी बहुल पार्टी आगे आ गई है और बास पार्टी हट गई है, तो क्या सऊदी अरेबिया ये लोग इन्वॉल्व होंगे? प्रॉक्सीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत सी चीज़ें निकल के आ रही हैं इसमें कि हिजबुल्लाह की लड़ने की क्षमता कितना कम हो जाएगी, ईरान का प्रभाव इससे बहुत कम हो गया, रशिया का प्रभाव वहाँ कम हो गया। तो ये सब देखते हैं वहाँ सरकार कौन कितनी मजबूत सरकार बना पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर एक मजबूत सरकार नहीं बनती है तो आम आदमी की हालात पहले से बदतर ही हो जाएगी। रवि, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और मजबूत सरकार क्या ही बनेगी सीरिया में, क्या उम्मीद की जाए? जो भी सरकार बनेगी वो अमेरिका के रहमो करम पर बनेगी, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। सीरिया में बागियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया है। असद की लग्जरी कारों के बेड़े पर कब्जा जमा लिया है विद्रोहियों ने। तो विद्रोहियों का अब तमाम महत्वपूर्ण संस्थानों पर कब्जा हो चुका है, पूरे देश पर कब्जा हो चुका है। और ये देखिए तस्वीरें, लग्जरी कारों का बेड़ा बशर अल असद का, सीरिया के राष्ट्रपति का, अब इस पर धावा बोला गया है और तमाम लग्जरी गाड़ियों पर अब विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। और वहीं असद के भाई के बंकर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। दमिश्क में बशर के भाई माहिर असद का बंकर नजर आया है तस्वीरों में। भूमिगत बंकर का वीडियो भी सामने आया है। ये देखिए अंडरग्राउंड बंकर जिस पर अब विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। तो एक एक करके ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही, कहीं अंडरग्राउंड बंकर तो कहीं अंडरग्राउंड जेल, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं एक एक करके जहां जहां विद्रोही पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अंडरग्राउंड बंकर का है जो कि असद के भाई के नियंत्रण में था। तो देखिए, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अभी फिलवक्त सीरिया में क्या हालात बने हैं। आपको बताते हैं दरअसल सीरिया में इस वक्त हो क्या रहा है। बशर अल असद रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद है और तस्वीरें भी लगातार इसको लेकर सामने आ रही हैं। अंतरिम सरकार बनाने को लेकर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अंतरिम सरकार बनवाने में अमेरिका का जो साथ है
वो सामने आ रहा है। सीरिया में अमेरिकी सेना इस वक्त मौजूद रहेगी, यह खबर सामने आ रही है। सीरिया में अमेरिका का आईएसआईएस कैंपों पर भी हमला हुआ है। सीरिया में इजरायली फोर्स ने हमलों को तेज कर दिया है। रूस ने सीरिया को लेकर यूएन से दखल की मांग की है दूसरी तरफ, और इसके अलावा विद्रोहियों का रूसी बेस पर हमला नहीं करने का जो भरोसा है वो सामने आया है। और इस वक्त सुमित हमारे सहयोगी मौजूद है। सुमित, क्या देखा जाए, क्योंकि खबर यह सामने आ रही कि एक तरफ असद रूस में है, रूस ये मांग कर रहा है कि यूएन दखल दे, अमेरिका ये बोल रहा है कि वो सीरिया इस वक्त छोड़ेगा नहीं। क्या हालात वहां बन रहे हैं, खास तौर पर नई सरकार के गठन को लेकर? देखिए, नई सरकार का गठन किसी का भी हो, लेकिन एसटीएस की भूमिका, टर्की की भूमिका, अमेरिका की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप देखें कि लगातार एकाएक 27 तारीख के बाद नवंबर में ये ग्रुप कितनी तेजी से अलिप्पो इडलिब के बाद ये पूरे नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में फैले, लगातार वहां पर जो आर्मी थी वो अपने हथियार डालती चली गई। इससे लगातार ये समझ में आ सकता है कि एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बातचीत हुई है कि देखिए असद को बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि सारे विद्रोही ग्रुप एक साथ इकट्ठा हो, और इन इलाकों के अंदर जहां पर ये जो कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं मेजोरिटी में, वहां पर ये कोशिश की गई कि जो आर्मी की तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई कन्फ्रंटेशन ना किया जाए। और धीरे धीरे आप देखिए कि जैसे ही दमिश्कस के अंदर लगातार ये ग्रुप एंटर किया, उसके कुछ ही देर बाद इजराइल ने भी गोलान हाइट्स के आसपास के इलाकों में अपने ऑपरेशंस की स्टार्ट कर दिया। उससे पहले इजराइल और अमेरिका लगातार शांत था, और अभी पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोकेशंस पे खासतौर पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, 75 से ज्यादा लोकेशंस पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। और मकसद बिल्कुल साफ है कि अब सरकार उन्हीं के मतलब की आएगी, और रशिया का और ईरान का यहां से निकलने का साफ मतलब है कि अब ये पूरा प्लेग्राउंड, या फिर आप कह सकते हैं पूरा इलाका, अब इजराइल और अमेरिका के निशानों पर या फिर उनके इशारों पर चलेगा। और सो भी जो 1-1.5 साल से जो कुछ भी चल रहा है मिडिल ईस्ट में, अगर उस पूरे मानचित्र को देखें तो ऐसा लगता है कि एक सीक्वेंस के तहत सब कुछ हो रहा है। मतलब गाजा के बाद आप लेबनान, हिजबुल्ला, और अब देखिए सीरिया में क्या हो रहा है। क्या अगला नंबर ईरान का है, यह भी एक सवाल यहां पर उठ रहा है। और असद समर्थकों और विद्रोही गुटों में झड़प हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। कई इलाकों से अभी भी झड़प की खबरें सामने आई। ईरानी मिलिशिया के कब्जे वाली पोस्ट पर अटैक, आर्मी पोस्ट से सीरिया के झंडे हटाए गए। और देखिए सीरिया से एक और बड़ी खबर, पहली बार दमिश्क में, ये दमिश्क से जो तस्वीर सामने आ रही है, गोलानी की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली बार कैसे दमिश्क पहुंचा एसटीएस का चीफ गोलानी, और जब वहां पर पहुंचा तो पहुंचते ही उसने दमिश्क में दाखिल होते ही उस धरती को चूमा है। विद्रोही गुटों का लीडर है अबू मोहम्मद अल गोलानी। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, झुका है ये दमिश्क में जैसे वो दाखिल हुआ है अपने साथी के साथ। तो ये एसटीएस का प्रमुख है गोलानी, और जब वो दाखिल हुआ दमिश्क में, जहां पर अब पूरी तरह से कब्जा हो चुका है विद्रोहियों का, तब पहुंचने के बाद की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और देखिए सीरिया की राजधानी से एक और बड़ी खबर, दमिश्क की उम्मियत मस्जिद में गोलानी की तकरीर, समर्थकों से घिरा हुआ नजर आ रहा है अबू मोहम्मद अल गोलानी। वो तस्वीरें भी अब हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से ये मस्जिद की तस्वीर है, दमिश्क की मस्जिद की तस्वीर, और यहां पर आप देख पा रहे हैं गोलानी आपको नजर आएगा, और इसके चारों तरफ समर्थक है, हथियारों से लैस है वो, और किस तरह से खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है, जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है दमिश्क में। तो बड़ा सवाल यही है कि अब जो हालात बन रहे हैं, तख्ता पलट हुआ, इसके बाद सीरिया में क्या होगा। पहली तस्वीर क्या बनती नजर आ रही है, एसटीएस प्रमुख अल गोलानी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा। अब दूसरी तस्वीर क्या बनती नजर आ रही है, सभी विद्रोही गुट मिलकर सरकार बनाएंगे, यानी कि एक साझा सरकार सभी गुटों की बनेगी। और तीसरी तस्वीर क्या हो सकती है संभावित, सीरिया में चुनाव हो और फिर इसके बाद सरकार का गठन होना चाहिए आम लोगों के मत के हिसाब से। चौथी बड़ी तस्वीर क्या है, चुनाव होने तक मौजूदा प्रधानमंत्री ही कमान संभालेंगे। इसके बाद पांचवी तस्वीर क्या संभावित बनती हुई नजर आ रही है, यह भी आप देखिए, संभावना है कि विद्रोही गुट सीरिया का बंटवारा कर दे। छठी तस्वीर आप समझिए जरा, सत्ता को लेकर फिर से गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि तमाम जो विद्रोही गुट हैं उनके बीच में भी एक तरह से जंग है, युद्ध है। और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं समीर।
जी हाँ करुणा, बिल्कुल आपने ये जो तस्वीर नंबर 6 के साथ पॉइंट रेज किया है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो गुट हैं, वो विद्रोही हैं जिनकी आपस में भी नहीं बनती है। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? अमेरिका के रहमो करम पर सीरिया में सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन ये जो गुट हैं, अब जैसे एचटीएस की बात कर ली जाए, ये लोग भी कहां से निकले हुए? अलकायदा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से निकले हुए लोग हैं। ये कैसे सत्ता चलाएंगे? आपस में जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भी हम इससे पहले सुनते आए। ऐसे में सीरिया का मुस्तकबिल होगा क्या? देखिए समीर, सबसे पहले तो ये मुझे नहीं लगता कि अभी अमेरिका के समर्थन से कोई जल्दी सरकार बन पाएगी, क्योंकि दमिश्क में एचटीएस का नेतृत्व है। अल गोलानी वहाँ पहुँच चुका है और अल गोलानी वो व्यक्ति है जिसको अमेरिका ने स्पेशली वांटेड टेररिस्ट करार किया था और उसके ऊपर अभी भी $1 करोड़ का इनाम है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या अल गोलानी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा अमेरिका? और अगर अमेरिका कर भी लेता तो क्या और लोग स्वीकार करेंगे? क्योंकि कम से कम वहाँ 9 ऐसे विद्रोही गुट हैं सीरिया में जो काम कर रहे हैं और वो मोटा मोटी 3 अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, 3 अलग अलग विचारधारा में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले तो यही तस्वीर 6 जो आप दिखा रहे हैं, इसी की समस्या होगी कि सत्ता को लेकर के फिर गृह युद्ध की शुरुआत न हो जाए, क्योंकि लेकिन सर अल गोलानी और एचटीएस यहां तक सीरिया की सरकार का तख्ता पलट करने की स्थिति तक पहुंचा तो अमेरिका की मदद से ही है ना? हाँ, लेकिन अब अमेरिका कैसे उस व्यक्ति की मदद करेगा जिसके ऊपर उसने $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है? ये देखना होगा कि अमेरिका की दोगली नीति यहाँ क्या करती है। अभी हालांकि बाइडेन ने तो कुछ नहीं कहा है, बाइडेन ने तो इधर उधर की बात की है और ट्रंप ने कह दिया है, 1 महीना मुश्किल से बचा है, ट्रंप ने कह दिया है कि सीरिया से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अमेरिका कुछ नहीं उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल। नहीं लेकिन सर बहुत दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के निशाने पर अगर कोई देश है तो वो है ईरान। अब जब ट्रंप सत्ता में आएंगे और पहले से ये एक भूमिका बनी हुई, एक ग्राउंड बना हुआ है, तो क्या वाकई में स्थितियां जो है पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में जाएंगी तब, जबकि सीरिया अब डिस्टेबलाइज अस्थिर एक स्टेट के रूप में देखा जा रहा है। और देखिए इजराइल के सीरिया पर हवाई हमले भी हुए। इस बीच दमिश्क में हमले करने का दावा सामने आया है, सैन्य गोला बारूद डिपो को टारगेट किया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले की। इजराइल भी लगातार हवाई हमले कर रहा है। तो देखिए अब सीरिया के अंदर इजराइल का इन्वॉल्वमेंट खुलकर सामने आ रहा है। सीरिया में इजराइल ने एक और एयर स्ट्राइक की है। दर्रा और अस्वेदा इलाके में बड़ा अटैक किया गया है और यह अटैक इजराइल की तरफ से हुआ है सीरिया में। ये देखिए तस्वीरें, ये इजरायली अटैक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीरिया के अंदर इजराइल ने कुछ इलाकों को निशाना बनाया है। दर्रा और अस्वेदा इलाके में इजराइल की तरफ से बड़ा अटैक हुआ है। और इजराइल ने दक्षिणी सीरिया को टारगेट किया है। इजराइल ने दक्षिणी सीरिया पर हमले तेज कर दिए हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इजराइल की तरफ से भी अचानक से सीरिया के अंदर ये स्ट्राइक्स बढ़ी हैं और ये अपने आप में एक संकेत है कि इजराइल अपनी रणनीति पर लगातार काम कर रहा है और जिस बफर एरिया की बात लगातार की जा रही है गोलन हाइट्स के पास, उसको पूरी तरह से सिक्योर करने की बड़ी तैयारी में है इजराइल। और इजराइल का सीरिया पर हमले का नया वीडियो इस बीच सामने आया है, वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। दक्षिण सीरिया को इजरायली सेना ने किया है टारगेट। ये देखिए तस्वीरें, इजराइल सीरिया पर जो हमले कर रहा है उसका ये एक नया वीडियो TV9 भारतवर्ष इस वक्त आपको दिखा रहा है। ये साउथ सीरिया का इलाका है जिसे इजरायली सेना की तरफ से किया गया है टारगेट। और दक्षिणी सीरिया में भीषण बमबारी, इजरायली सेना ने सीरिया के दारा में बम गिराए हैं। सीरिया के सैन्य हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है। राजेश सर, सवाल यहां पर यही है कि रूस के बैकअप के बाद भी सीरिया की यह स्थिति हो गई और बहुत ही कम समय में यह स्थिति हो गई। ईरान भी रूस के भरोसे है। क्या इस पूरे मिडिल ईस्ट में जिस एक बैकअप के सहारे ये सारी रणनीति अपनाई जा रही थी, चाहे वो सीरिया, ईरान, हिजबुल्लाह की तरफ से हो,
वो कॉन्सेप्ट या वो परसेप्शन जो है वो ध्वस्त हो गया है यहां पर, और अब ये पूरा इलाका बहुत वल्नरेबल हो गया है। कम से कम अमेरिका जैसे देशों के लिए वो जैसे चाहे यहां पर खेल सकता है। ट्रंप के आने के बाद तो ईरान सीधे निशाने पर है। देखिए, ये जो सिचुएशन है अभी सीरिया में बहुत वॉलेटाइल है, और आप देखें इजराइल और अमेरिका के जो एक्शंस हैं, आप उससे देखिए, सीरिया एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सऊदी अरब और जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, इराक, टर्की, इतने सारे देशों से वो लगा हुआ है। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और आप देखिए कि जो इजराइल और अमेरिका ने जो एक्शंस लिए हैं, वो जो बॉर्डर्स हैं, जो लेबनान का बॉर्डर, सऊदी अरब का बॉर्डर और इजराइल का बॉर्डर जो है, उसको सिक्योर करने के लिए किया है, क्योंकि उनको पता है कि सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। आप देखें, जो बॉर्डर सऊदी अरब और सीरिया के बीच में है वो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब इट हैज बीन ड्रॉन बाय वेस्टर्न पावर्स। तो उसके दोनों तरफ ट्राइबल लॉयल्टीज जो हैं वो कॉमन है, और हो सकता है कि ये जो इंस्टेबिलिटी है वो दूसरे देशों में भी फैल जाए। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये जो इंस्टेबिलिटी है वो चारों तरफ फैले, और कुछ बॉर्डर एरियाज को जो है सिक्योर किया जाए। तभी उन्होंने आईसिस के ऊपर अटैक किया है, इजराइल ने साउथ लेबनान पे अटैक किया है, दमास्कस पे अटैक किया है। ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीरिया की जो पावर है, एम्यूनिशन डंप पे इसलिए अटैक किया है कि उसको कम किया जाए, ताकि ये जो इंस्टेबिलिटी है सीरिया के बाहर पहले ना फैले। अगर सीरिया के अंदर कंटेन की जाए, तब उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सा गुट कहां पे होगा। अभी भी देखिए, जो कर्ड्स हैं जो नदन सीरिया में हैं, उनके ऊपर हालांकि टर्की का बहुत बड़ा हाथ था एचटीएफ को सपोर्ट करने का, और एचटीएफ ने किसी तरह से कर्ड्स को बोला कि आप इस कॉन्फ्रंटेशन से बाहर रहिए, इनको सपोर्ट मत कीजिए। पर फिर भी उन कर्ड्स का क्वेश्चन अभी तक जब तक सेटल नहीं होगा तब तक इंस्टेबिलिटी नॉर्थ में तो बनी रहेगी। तो सीरिया एक ऐसा मेल्टिंग पॉट है, इतने सारे गुट वहां पे हैं और कंपीटिंग रिक्वायरमेंट्स है। हालांकि वो इकट्ठे हुए असाद को निकालने के लिए, लेकिन उसके बाद उनके अपने इंटरेस्ट को उन्होंने किसी ना किसी तरह से तो लेना ही है। और आपने ये बात सही कही कि तमाम महाशक्तियों का आज की तारीख में सीरिया में इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। बहुत कुछ है जो स्टेक पर लगा हुआ है, कई बड़े देशों का। इजरायली सेना की सीरिया में देखिए बमबारी अभी भी जारी है, ये खबर सामने आ रही। सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। हमले में सीरिया के हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें। इस वक्त जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं सीरिया के अंदर, उस मौके का फायदा उठाता हुआ कहीं ना कहीं इजराइल सीधे तौर पर अब नजर आ रहा है। इजराइल ने सीरिया के कई इलाकों को बनाया है निशाना, किए हैं बड़े हमले। और इजरायली सेना के सीरिया पर हवाई हमलों ने सीरिया के मज्जेह एयर बेस को टारगेट किया है। इन हमलों में इस एयर बेस को निशाना बनाया गया है। तो ताबड़तोड़ हमले जारी हैं लगातार। इजराइल की तरफ से सीरिया को बनाया जा रहा है निशाना। हुआ क्या है ये देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। दमिश्क के पास के इलाकों को टारगेट किया गया है, अटैक हुए हैं। विद्रोहियों के कब्जे के बाद ये अटैक सामने आए हैं इजराइल की तरफ से। बफर जोन के इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। अब आपको यह भी बताते हैं कि इजराइल हमलों को अंजाम किस तरह दे रहा है। एयर स्ट्राइक की जा रही है, ग्राउंड ऑपरेशन भी अंजाम दिया जा रहा है। हमले कहां कहां हुए हैं यह भी जान लीजिए। दमिश्क, काफर सूसा, अल मज़ेह एयरपोर्ट, माउंट कसियोन, हथियार डिपो और केमिकल फैक्ट्री को इजराइल ने अब तक निशाना बनाया है। और बफर जोन का जिक्र भी जरूरी है क्योंकि गोलान हाइट्स के पास हमले हुए हैं। बफर जोन पर किया गया है कब्जा। इजरायली आर्मी को यहां पर तैनात किया गया है। हरमोन माउंट रेंज तक अब आर्मी मौजूद है इजराइल की। बड़ी बात देखिए क्या है, जहां पहले सीरिया का कब्जा था वहां अब इजराइल का कब्जा सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कमांडर सरदाना, इस वक्त जो सिचुएशन सीरिया के अंदर मौजूद है वो बहुत मुफीद नजर आ रही है क्या इजराइल के लिए। और इजराइल गोलान हाइट्स को लेकर जो चाहता है वो क्या आने वाले वक्त में करता हुआ दिखेगा। देखिए, इजराइल जो करना चाह रहा है गोलन हाइट्स में वो तो सभी को दिख रहा है। और ये जो उसको मौका मिला है
कि इतनी अस्थिरता है इसमें सीरिया में, तो वो उनके फ़ायदे के लिए ही है और वो उस सीरिया को उस स्थिति में छोड़ेगा, जिस तरीके से उसने अटैक शुरू किया वो स्थिति में छोड़ेगा कि इनके पास कोई बड़े हथियार, बड़े असला ना रह जाए कि जिससे इजराइल को खतरा हो। ठीक है, आप छोटे हथियार रखिए, आपस में गुट लड़ते रहे, वो उनके इजराइल के फायदे के लिए है। आप देखिए एक 34 साल का प्रेसिडेंट जो बना, अब 34 साल की उम्र में 2011 में जो असद प्रेसिडेंट बना, रशिया का सपोर्ट इतने साल रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में एक गुट जो 10 से 30 हजार की संख्या का था, उन्होंने पूरे देश को टेक ओवर कर लिया आज। लेकिन क्या वो 10 से 30 हजार जो उनके लड़ाके हैं, क्या वो पूरे सीरिया को इकट्ठा रख पाएंगे? मुझे नहीं लगता। वो सिर्फ आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और जो बाकी बड़े देश हैं जिनका इंटरेस्ट है, जैसे इजराइल है जिसको अपनी सेफ्टी दिख रही है अगले 10 साल 50 साल से, ताकि सीरिया की तरफ से इजराइल पे कोई हमला ना हो, वो कोई भी हथियार नहीं छोड़ेगा और उनके सारे ही एम्युनिशन डंप, हथियार, एयरबेस, और जैसे रशिया का भी नुकसान हुआ, एक एयरबेस जा रहा है, उनका नेवल बेस जा रहा है, तो इजराइल पूरा एक तरीके से पूरे सीरिया को अपना बफर जोन में डाल लेगा, ना कि सिर्फ गोलन हाइट्स। बिल्कुल, ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पर इजराइल अपने जितने भी इंटरेस्ट हैं उसको सबसे पहले सिक्योर करने में लगा हुआ है और जो हमले की तस्वीरें हैं वो यही बता रही हैं। और देखिए, सीरिया के दारा शहर में इजराइल ने हमला किया है और आईडीएफ ने सीरियाई सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में सीरिया सेना को भारी नुकसान हुआ है। और देखिए, अहम खबर है, हवाई हमले में सीरियाई सेना का एक मिलिट्री व्हीकल तबाह हो गया है। ये एक और अहम खबर सामने आ रही है। हमले में कई सीरियाई सेना के जवान मारे गए हैं। ये बड़ा दावा किया गया है। इस हमले के बाद सीरियाई सेना के कई जवानों की मौत हो गई है। इस हमले में यह बताया जा रहा है सीरियाई सेना के एक मिलिट्री व्हीकल को हवाई हमले में टारगेट किया गया है। और सीरिया में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन, इजरायली टैंक सीरिया की सीमा में घुसे गोलन हाइट्स से भेजे जा रहे हैं। ये टैंक सीरिया की सीमा में, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो अब देखिए, इजराइल के टैंक सीरिया की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। तो देखिए, अब सवाल ऐसे में यह उठता है कि अब सीरिया पर हमला क्यों? सीरिया से हथियारों की सप्लाई ना हो सके, ये एक अहम वजह। हिजबुल्लाह तक ना पहुंचे सीरिया से हथियार। विद्रोही गुट हिजबुल्लाह को दे सकते हैं हथियार, इसकी आशंका बरकरार है। विद्रोहियों के हाथ लग सकते हैं केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स को तबाह करना भी एक बड़ा मकसद है। और बफर जोन पर कब्जा 1974 में इजराइल सीरिया में समझौता हुआ था। दोनों देशों के बीच बफर जोन बनाया गया था। बफर जोन में किसी देश की सेना नहीं रहेगी, यही प्रावधान था। अब 1974 का समझौता टूट गया है, यह इजराइल कह रहा है। असद के जाने से समझौता टूट गया। अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बफर जोन में आर्मी इजराइल ने भेजी है। मनीष, ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बड़ी स्क्रिप्ट के छोटे छोटे हिस्से अब सामने आ रहे हैं? मतलब गाजा, फिर हिजबुल्लाह, फिर ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, अब देखिए सीरिया। क्या यह माना जाए कि यह पूरी कहानी बहुत सिलसिलेवार तरीके से बुनी गई थी और वन बाय वन उस चीज पर अब धीरे धीरे हिट किया जा रहा है? इसे क्या ऐसे देख सकते हैं? और अगला नंबर क्या ईरान का है? ईरान क्या डिस्टेबलाइज होने के ब्लिंक पर है, कगार पर है? बिल्कुल, देखिए, ये तस्वीर तो साफ है कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट की लड़ाई में मिडिल ईस्ट में जो रेसिस्टेंस फोर्स थे या रेसिस्टेंस पावर थी, उन सबको एक एक करके खत्म किया जा रहा है। पहले हमास खत्म हुआ, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह खत्म हुआ, लेबनान को पूरी तरह से तहस नहस किया गया। अब सीरिया खत्म हो चुका है, तो जाहिर है कि इसके बाद अगला नंबर ईरान का है। लेकिन अगर इजराइल के लिए कहें तो इजराइल के लिए वो हिंदी में कहावत है ना कि दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में, तो इजराइल के लिए फायदा ही फायदा है। सबसे पहले देखिए, कल शाम में प्रधानमंत्री नेतन्याहू सीरिया के बॉर्डर पर पहुंचे। गोलान हाइट्स के उन इलाके में मजदल शम्स और जो दूसरे इलाके हैं जहां पर मैं, सुमित सब कई बार जा चुके हैं, वो सब वो जगह है जो 1967 की लड़ाई के बाद सीरिया की उस जमीन पर इजराइल का कब्जा था। लेकिन इस बार वह यह कि इजराइल को बिना लड़े ही उससे कहीं ज्यादा जमीन हासिल हो गई है।
ये जो बफर जोन की बात आप कर रहे हैं, दरअसल ये एक नई शब्दावली इजाद की गई है इजराइल की तरफ से, यह कहते हुए कि चूंकि सीरिया की सेना तो अब है नहीं, तो दूसरे विद्रोही गुट जो यहां कब्जा करेंगे तो इजराइल को खतरा ना हो, इसलिए हम सुरक्षा के लिए इजराइल आगे बढ़कर सीरिया की जमीन को हथिया लेगा। यानी बिना जंग लड़े इजराइल को एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी जमीन जो है वो हासिल हो गई है पिछले एक हफ्ते के भीतर ही। तो ये इजराइल के लिए पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा है, ईरान से लड़ने से पहले तमाम जो ऐसे फोर्सेस हैं उनको कमजोर कर दिया गया है ताकि ईरान के साथ जंग लड़ी जा सके। और तीसरी बात, जो काम ओबामा ने शुरू किया था उस काम को फिनिश किया बाइडेन ने, और संदेश एक दे दिया है कि जो मैसेज अब तक मानते थे हम कि तालिबान में अमेरिका कैसे भागा या यूक्रेन में कैसे पीछे हटा, सीरिया में असद को हटाकर उन्होंने संदेश दिया कि अभी भी अमेरिका के पास ताकत है सत्ता बदलने की, चाहे वो बांग्लादेश में हो या सीरिया में हो।